हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो 30 अक्टूबर का जो एनालिसिस है वो हम करने जा रहे हैं, जिसको हम कंप्रीहेंसिवली कवर करेंगे फॉर प्री मेंस एंड इंटरव्यू। इसी के साथ एडमिशन ओपन है एक्जिया आईएएस एकेडमी में। आप अभी का जो समय है उसके लिए फाउंडेशनल कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें हम आपको चीज़ें जो है कंप्रीहेंसिवली प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा स्टडी जो सिलेबस है उसके हिसाब से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, रेगुलर टेस्ट ली जाएगी बिफोर प्री एंड मेंस। जो भी गाइडेंस रहेगा वो एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा ही दिया जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑन वन मेंटोरिंग के तहत आपके जितने भी डाउट है उनको कैटर किए जाएंगे। प्लस आपको अगर रिमेडियल क्लासेस की ज़रूरत होती है तो वो भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिससे जुड़ के आप अपना प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। फर्दर चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर जो है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग अनइवन ग्रोथ। तो अनइवन ग्रोथ क्या होता है? जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो जब समांतर तरीके से या फिर समान तरीके से आपके लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। ओके, तो उसी को हम कहते हैं क्या? अनइवन ग्रोथ। और इसमें ध्यान रखिएगा कि अनइवन ग्रोथ आपके सेक्शन वाइज हो सकता है कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के बीच में जो इवन ग्रोथ नहीं है उसको हम अनइवन ग्रोथ कहेंगे। फिर सेक्टर वाइज भी हम इसको देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में कम ग्रोथ है, सर्विसेज में ज़्यादा है, या फिर सर्विसेज में ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग में कम है, तो उसको भी अनइवन ग्रोथ कहा जाता है। ओके, तो अनइवन ग्रोथ को हम डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी हमारे देश का सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है इकोनॉमी के सेंस में अगर देखें तो जो अनइवन ग्रोथ है, इन जो इक्वल ग्रोथ है, वो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड तो है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो आपकी इक्विटी है, ओके, सेक्शन वाइज कह लीजिए या फिर आप सेक्टर वाइज कह लीजिए, वो नहीं देखा जाता है। तो उसके लिए ही ये आर्टिकल जो है आया है। तो इसमें ये आर्टिकल आने की जो मेन वजह है वो है आपका जो आईआईपी का डेटा आया है हाल ही में इंडस्ट्री को लेके। तो आईआईपी क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इस डेटा को कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर एक एजेंसी है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो सीएसओ इस डेटा को आपकी क्वार्टरली, मंथली, इस तरीके से ये पब्लिश होता है। तो इसमें हाईलाइट किया गया है स्पेशली कि आपकी जो अनइवन, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, ध्यान रखिएगा इसमें अनइवन कौन सा ग्रोथ के अनइवन के बारे में बात कर रहा है? अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में। तो जो ग्रोथ क्या है वो आपका ब्रॉड बेस नहीं है। तो इसके लिए अभी जो रिक्वायर्ड पॉलिसी इंटरवेंशन है वो भी बेटर नहीं है, या फिर बेटर आपकी पॉलिसी इंटरवेंशन लेने की जरूरत है, ऐसा इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि हमें इवन जो ग्रोथ है वो क्यों चाहिए इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव डिसेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को दे सकती है। तो उसी का जो मामला है वही इसमें डिस्कस किया जा रहा है। तो इसमें अगर कुछ डेटा थोड़ा बहुत हम देखना चाहे तो हाफ ईयरली जो परफॉर्मेंस है अप्रैल टू सितंबर तक को लेके 2025 का, तो उसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितना दिखाया गया है? ओनली अबाउट 3%। ओके, स्लोएस्ट इन 5 ईयर, कि इससे पहले जो 5 ईयर्स का ग्रोथ था वो काफी ज्यादा था कंपेयर टू दिस 3%। फिर आप इसमें क्वार्टरली कुछ थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देख सकते हैं जुलाई से लेके सितंबर 2025 तक, जो उसमें ग्रोथ कितना परसेंट रहा है? 4.1%, जबकि क्वार्टर 1 में ये कितना था? 2% था। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें स्लो थोड़ा रिकवरी हम देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो रिक्वायर्ड है या फिर डिजायर्ड लेवल है वो अभी भी इसमें कम देखने को मिला है। मतलब जो ग्रोथ का ट्रैजेक्टरी है उसको हमें और ठीक करना जरूरी है। फिर इसमें देख सकते हैं आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो हाईलाइट है। तो पहले कुछ थोड़ा बहुत हम हाईलाइट देखते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशंस देखेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से। ओके, बाकी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आईआईपी कौन सी मिनिस्ट्री के कौन से एजेंसी द्वारा आपका पब्लिश किया जाता है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ का अगर हाईलाइट देखें तो ग्रू बाय 4.8% इन सितंबर, सेकेंड हाईएस्ट इन 2025। तो ये सेकेंड हाईएस्ट था इन 2025। इसके पहले जो ग्रोथ था वो आपका 4.9% था।
ओके, नेक्स्ट इसमें जो ग्रोथ है उसमें स्लो होने का क्या वजह है? जो माइनिंग सेक्टर है, कोल हो या फिर पेट्रोलियम हो या फिर आपका जो भी क्रूड ऑयल है, उसके माइनिंग में जो डेफिशिएंसी है या फिर जो कंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना। तो उसके वजह से क्या है, जो डिफरेंट इंडस्ट्री को जो आपकी पावर की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसमें कमी दिखी गई है। तो अगर उसमें कमी देखी गई है तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन है कम होगा, और अगर प्रोडक्शन कम होता है तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से क्या है, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी क्या हो जाएंगी? कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, श्रिंक होने लगेंगी, और उससे क्या है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसे भी आपका सर्ज है। ओके, अबाउट 5 to 7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो वो और आपका एग्रावेट हो जाएगा। ओके, देन अब अनइवन मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ डिफरेंट सेक्टर में, स्पेशली जो आपका लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, तो अभी लेबर इंटेंसिव सेक्टर काफी जरूरी है। तो इसमें आपका अपैरल्स कह लीजिए या फिर लेदर जो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर रबर है, प्लास्टिक है, इसमें आपका श्रिंक देखा गया है, जो क्या करता है, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करता है। तो इसमें अगर श्रिंक आता है तो ये जो जॉब क्रिएशन है उसको क्या करेगा? हिंडर करेगा या फिर डेटर करेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल कॉन्ट्रैक्शन। तो कंज्यूमर जो नॉन ड्यूरेबल है, एक तो क्या होता है ड्यूरेबल गुड्स, तो ड्यूरेबल गुड्स जो ज्यादा दिन तक चलती है, जैसे बैग हो गया, बैकपैक, तो ये एक ड्यूरेबल आइटम है। नॉन ड्यूरेबल क्या हो गया? जैसे आप शॉप है, जो नहाने का साबुन है, सोप है, या फिर आपका सर्फ है, तो ये हो गए हमारे नॉन ड्यूरेबल आइटम्स, जो हमें हम इसको फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसके जो प्रोडक्शन है इसमें भी आपकी कमी देखी गई है। तो इसका कमी देखा जाने का क्या रीजन है? डिमांड। जो डिमांड है, उस जो पहले सर्च था डिमांड में, वो अभी कम हुआ है कंपेयर टू दी अर्लियर टाइम्स। ओके, तो अगर आप ध्यान रखिएगा कि डिमांड ये रहा वीक डिमांड, तो अगर वीक डिमांड है इसका मतलब फैक्ट्री जो है वो प्रोडक्शन कम करेगी। तो फैक्ट्री अगर कम प्रोडक्शन करेगी तो अपना जो वर्कर है उसको वो ले ऑफ करेगी, हटा देगी, और उससे क्या है, अगर वर्कर्स हट गए तो उनका जो एक सोर्स ऑफ इनकम था वो कम हो गया। तो उस तरीके से अगर डिफरेंट फैक्ट्रीज वर्कर्स को बाहर करती है जॉब से, तो उनका इनकम कम हो जाएगा, और इनकम कम होने से ओवरऑल मार्केट में वो डिमांड जनरेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये भी इसमें एक क्या है, आप इसका रिपल इफेक्ट देख सकते हैं या फिर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट देख सकते हैं इन नेगेटिव सेंस। तो इसीलिए क्या करना है, कोर आर्ग्यूमेंट इस आर्टिकल का क्या है कि हमें सस्टेन ग्रोथ चाहिए। सस्टेन ग्रोथ का क्या मतलब होता है? ऐसा ग्रोथ जो कंटिन्यूअसली क्या हो, आपको रिजल्ट देते रहे। ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते रहे, मार्केट में डिमांड क्रिएट होता रहे, लोगों का जो इनकम है वो रहे, क्योंकि लोगों के पास जब इनकम रहेगा, हाथ में जब पैसे रहेंगे, तभी मार्केट में क्या है, जो आपका डिमांड है वो बना रहेगा, प्रोडक्शन बनी रहेगी, जो एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटीज है वो बनी रहेंगी। तो इसीलिए इस जो पर्टिकुलर स्लाइड है, इससे हमने डेटा के जरिए ये समझा कि यस, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में जो आपका स्लो डाउन है वो हम देख सकते हैं इन डिफरेंट क्वार्टर्स। ओके, नेक्स्ट अभी इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ द इशू। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, तो ये प्रेजेंट का जो मैन्युफैक्चरिंग का एनवायरनमेंट है, ग्रोथ जो है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दर्शा रहा है। तो इसमें अभी हम क्या कर सकते हैं, पूरा हिस्ट्री इसका खंगाल सकते हैं, और उसमें हम जान सकते हैं कि किस तरीके से पास्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने या फिर इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने किस तरीके से अपना ट्रैजेक्टरी को अपनाया है, अपना जो रास्ता है वो अपनाया है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस अर्थात कॉलोनियल एरा में, तो उस समय क्या है, लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था। मोस्टली जो रॉ मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट करके जो आपके कॉलोनियल मास्टर्स थे वो ब्रिटेन ले जाते थे, उधर उसको फिर फिनिश गुड बना के फिर से वो हमारे मार्केट में सप्लाई देते थे। तो उससे क्या था, हमारा देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ था, मैन्युफैक्चरिंग था, वो कम था। ओके, लेकिन आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने प्लानिंग ली, 5 ईयर प्लानिंग, और 5 ईयर प्लानिंग में जो सेकंड 5 ईयर प्लानिंग था उसने स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया, जो हैवी इंडस्ट्री है। और हैवी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कोल हो गया, स्टील हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो इन सभी चीजों में विशेष ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि जो कोर इंडस्ट्रीज होती है ना, वो डिफरेंट अदर इंडस्ट्रीज को क्या करती है, सपोर्ट करती है। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो वो क्या करेगा, डिफरेंट अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। ओके, तो जो बेसिक इंडस्ट्रीज है उसको डेवलप की जाने की कोशिश किया जाने लगा। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम क्या था, हम सभी जानते हैं कि आपका
सोशलिस्टिक पॉलिसीज ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे, इंस्पेक्टर राज था, ओके, इनएफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा थी, प्रोटेक्शनिज्म था, आज की तरह जैसे फ्री जो ट्रेड था, फ्री मार्केट का जो सिस्टम था वो नहीं था, ओके, और करप्शन बहुत ज़्यादा थी जो आपके पीएसयूज थे, पीएसयू मतलब जो गवर्नमेंट इन्वेस्टेड कंपनीज थी। देन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन आया, आपका जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ, और उसके वजह से क्या हुआ, हमारे देश में जो आपकी इंडस्ट्री है वो कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स ग्रो करने लगी, वो चाहे आपका एग्रीकल्चर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो या फिर सर्विसेज सेगमेंट हो। लेकिन ग्रोथ में भी क्या हुआ, जो ग्रोथ था आप ये देख सकते हैं कि हमने एग्रीकल्चर से सीधा सीधा क्या किया, सर्विसेज सेक्टर में जंप किया। क्यों सर्विसेज सेक्टर में जंप किया, क्यों हमने एक्सक्लूड कर दिया इंडस्ट्रियल सेक्टर को, या फिर इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए था प्राइवेट सेगमेंट से वो डिजायर्ड लेवल पे या फिर रिक्वायर्ड लेवल पे क्यों नहीं आया? बिकॉज कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सभी चीजें आपकी कम थी, और कम होने की वजह से क्या हुआ, अभी जो भी इन्वेस्टर्स है वो इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहेंगे कि जो आपका क्लाइमेट है इन्वेस्टमेंट का, चाहे वो रेगुलेटरी क्लाइमेट हो, तो रेगुलेटरी जो क्लाइमेट था वो काफी खराब था, अभी भी खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी आपके रिक्वायर्ड लेवल पे नहीं है, या फिर जो एनर्जी चाहिए वो भी रिक्वायर्ड लेवल पे नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, फिर जो आपकी स्किल वर्कफोर्स चाहिए वो भी बहुत कम है देन दी रिक्वायर्ड अमाउंट। तो अभी आप अगर हमारे देश में स्किल ट्रेनिंग का देखें तो लगभग सिर्फ 5% जो लोग हैं उन्हीं को फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिलता है, और बाकी जो आपके लोग हैं उनको ऑन जॉब ही जो ट्रेनिंग मिलता है वही है। लेकिन इसी का अगर कंपैरिजन आप चाइना से देखें तो चाइना में आप 25 से लेके 50% तक लोग जो है फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग उनको प्राप्त होती है। फिर कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया है, देन आपका अमेरिका है, इनमें जो स्किल ट्रेनिंग है वो लगभग 50% तक है। तो ये एक रीजन है कि उधर का इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी ज्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये ध्यान देने की कोशिश की कि हम किस तरीके से जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 2014 ऑनवर्ड्स क्या किया, डिफरेंट स्कीम जैसे मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, फिर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पीएम गति शक्ति, इस तरीके के भारतमाला, सागरमाला, पर्वतमाला, इस तरीके के इनिशिएटिव्स को लिया। फिर नीति आयोग के अधीन में आपका जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल्स के लिए जो डिफरेंट एजेंडा बनानी चाहिए वो नीति आयोग ने बनाई। उसी के बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ स्कीम था स्किल इंडिया, ओके। तो वैसे चीजों की जो सर्ज है वो होने लगी। फिर भी क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन ही रहा बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन 2016, जीएसटी आ गया 2017, जिसमें इनिशियली बहुत ज्यादा क्या था आपका रेगुलेटरी चीजें जो थी ज्यादा थी। फिर कोविड-19 का सर्ज हुआ, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो कॉन्ट्रैक्शन है जो सिकुड़ गया, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो कम, मतलब उसमें जो आपकी प्रोडक्शन है वो कम होने लगी बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट ऑफ थिंग्स। जो एनुअल ग्रोथ था वो थोड़ा कम होने लगा, ओके। जबकि टारगेट था मेक इन इंडिया में 25%। रिसेंट ट्रेंड में अगर देखें तो आपका फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ग्रोथ जो है 5.8% पे है, और 24-25 में देखें तो 4.5% है। मतलब क्या है, इससे कम है, 4 to 5% के अंदर है। और ये इसमें माइनिंग का आपका कॉन्ट्रैक्शन हो, या फिर मॉनसून का प्रॉब्लम हो, या फिर सप्लाई इश्यूज हो, या ये ऐसे चीजें जो है वो प्रॉब्लम देखी गई, या फिर लॉजिस्टिक का भी एक क्या है चैलेंज हम देख सकते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा कि इसमें करना क्या है। तो अभी हम 1 by 1 देखते हैं। तो चैलेंज में क्या क्या चैलेंजेस है जो मैंने ऑलरेडी बताया, अभी इसमें हम इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला जो चैलेंज है वो आप इसमें देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेफिशिएंसीज है, ओके। तो हमारे देश में जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है, तो ये सभी चीजें आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे देश का लॉजिस्टिकल कॉस्ट जीडीपी का कितना परसेंट है, 14%, जबकि ग्लोबली ये 8% है। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है जो बेस्ड है किसके ऊपर, एआई के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप देखा गया है। फिर रेगुलेटरी हर्डल्स अभी भी काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे 24-25 ने क्या कहा है कि रेगुलेटरी हर्डल्स को कमाना है, और कैसे कम करना है, बाय डी रेगुलेशन। इसके बाद हम स्किल की गैप जो ऑलरेडी मैंने कहा, तो ये सभी चीजें आप क्या है मेंस में सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि इंडस्ट्री बनने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने के लिए जो आपकी
इंडस्ट्री है उनकी एक रिक्वायरमेंट है, और वो क्या है, स्किल्ड वर्कफोर्स। ओके, नेक्स्ट है जो एक्सेस टू फाइनेंस है वो भी काफी कम है, तो जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए मार्केट से, जो अवेलेबिलिटी है वो भी काफी कम है, या फिर अवेलेबल है तो भी वो क्या है, उसका रेट काफी ज्यादा है। और उसका रेट काफी ज्यादा होने का ये भी एक वजह है कि जो आपके क्रेडिट लेते हैं, वो जो क्रेडिट होल्डर है वो समय पे पैसे को नहीं लौटाते हैं, मतलब उसमें डिफॉल्ट कर जाते हैं। फिर ग्लोबल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स में आप देख सकते हैं जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, लाइक रशिया यूक्रेन वार हो या फिर इजराइल पैलेस्टीन का जो इशू हो, तो इन सभी चीजें, ये सभी चीजें क्या करती है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को हैम्पर करती है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो माइनिंग डिसरप्ट होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ मानसून, या फिर जो रेगुलेटरी बैन है, इन सभी चीजों की वजह से हम क्या देख सकते हैं, अनइवन ग्रोथ को देख सकते हैं। फिर एनवायरनमेंट का भी एक कंसर्न हम देख सकते हैं, क्योंकि जब पोल्यूशन होता है तो उससे क्या होती है, एनजीटी में केस लग जाना, तो केस जब लग जाता है तो जो मैन्युफैक्चरिंग आपकी प्रोजेक्ट है वो स्टॉल्ड हो जाती है, रुक जाती है। ओके, तो इससे क्या होता है, जो जॉब क्रिएशन है वो डिक्रीज होने लगता है। तो ये मेन कंसर्न यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जॉब डिक्रीज होना मतलब क्या, सोशियो पॉलिटिकल, ठीक है, सोशियो पॉलिटिकल आपकी क्या होगी, सोशियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हम देख सकते हैं इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जो टर्म्स है उनको इसमें एक्सप्लेन किया गया है, जो मैंने ऑलरेडी बताया, जैसे IIP क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडस्ट्री का जो कंपोजिट इंडिकेटर है मेजर करता है कि मंथली क्वार्टरली इंडस्ट्री जो है वो कितना बेटर परफॉर्म कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है, जो आपकी क्या करती है, डिफरेंट जो फैक्ट्री का आउटपुट है उसी को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। फिर माइनिंग सेक्टर क्या है, कोल, क्रूड ऑयल, आयरन और इनको निकालने का जो प्रक्रिया है उसी को माइनिंग सेक्टर कहा जाता है। फिर कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जैसे फूड है, ब्रेवरेजेस है, एसेट्रा। कैपिटल इंटेंसिव क्या है, स्टील, फिर आपका पेट्रोकेमिकल, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां हैं इनको कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कही जाती है। जैसे फुटवेयर है उसको लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहा जाता है। ओके, कैपिटल इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव हमें समझ में आ गया। फिर बेस इफेक्ट क्या है कि आपका अगर पुराना एक बेस हम रखते हैं, अगर आज का मैन्युफैक्चरिंग को हम कंपेयर करते हैं 2010 के मुकाबले, तो हमें क्या हुआ होगा, वो बढ़ा हुआ ही दिखेगा 2025 में, क्योंकि हम मतलब 15 साल पुराना जो बेस ईयर है उसको ले रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, बेस ईयर को भी अपग्रेड करते रहना जरूरी है। ओके, तो उससे क्या होगा, हमें एक ट्रू पिक्चर मिलेगा। तो बेस ईयर क्या है, ये सभी चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम में। ओके, बेस ईयर जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो पूछे जाते हैं। तो अभी इसका लॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल बेस अगर देखें कि ये जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो उसमें आप जब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे में क्या होता है, हमें डिफरेंट डायमेंशन से चीजों को लिखनी होती है। तो इसमें अगर हम एक बहुत ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट एक फिलोसॉफी बताना चाहे तो नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन जी के बारे में कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि देश में जो फ्रीडम है वो लोगों को कैसे हासिल होगा, थ्रू डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में क्या है, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट लाइक एजुकेशन, हेल्थ, स्किल, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके लिए क्या है, जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना, प्लस जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना काफी जरूरी है। ओके, तो वो चीजें हम इसमें देख सकते हैं। फिर केनेसियन जो इकोनॉमिक मॉडल है, तो केनेसियन इकोनॉमिक मॉडल क्या कहता है कि एक वेलफेयर अप्रोच के साथ जो इकोनॉमी है उसको डेवलप करनी चाहिए। स्टेट को जो है इंटरवेंशन हमेशा ही रखना चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटरवेंशन, नॉट नेगेटिव इंटरवेंशन, ताकि लोगों की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाई जा सके। तो जो केनेसियन इकोनॉमिक मॉडल है उसमें आप क्या कर सकते हैं, अमर्त्य सेन जी का जो आइडिया है उसको आप कन्वर्ज करके लिख सकते हैं। ओके, और जो भी ग्रोथ होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, इट नीड्स टू बी अ सॉर्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, कि आपके सेक्टर, सेक्शन, एनवायरनमेंट सभी को इंक्लूड करना काफी जरूरी है। ओके, तो वही चीज हम इसमें आपका देख सकते हैं हॉलिस्टिकली। बाकी इसका डिफरेंट डायमेंशन अगर देखें तो सोशल डायमेंशन में हम देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो कम है। पॉलिटिकली देखिए तो जो जॉबलेस ग्रोथ है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए हर जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आना चाहती है या फिर पावर में है, उनको ये चीजें ध्यान देनी बहुत जरूरी है कि देश में प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का जो सर्च है, डिसेंट एम्प्लॉयमेंट जो कंडीशंस है वो बनी रहे। ओके, नेक्स्ट अगर देखें इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से, तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से हम ये चीजें देख सकते हैं कि जो डिफरेंट नेशन है लाइक चाइना है, तो वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है।
चाइनीज जो मॉडल है वो किस तरीके से ग्रो कर रही है। तो चाइना ने क्या किया है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है उसमें काफी ध्यान दिया है। फिर जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, लाइक रेलवे हो, रोडवे हो, ब्रिज हो, ये इन सभी चीजों में काफी ध्यान इन्होंने रखा है। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमें जो भी वीकनेसेस है उनको दूर करनी काफी जरूरी रहेगी। तो ये बात का जो स्लाइड है इसमें हम इसको दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप कुछ बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ओके, तो हमारा जो पढ़ाने का बेस है वो एनसीईआरटी एंड न्यूज़पेपर है, तो एनसीईआरटी के ये चैप्टर्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये टॉपिक तो आप समझ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी और डिफरेंट चीजें जो है वो आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा। नेक्स्ट है सिलेबस का जो पार्ट है किससे लिंक करता है, इंडियन सोसाइटी। तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ तो क्या है, सोसाइटी में डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आ सकती है, इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम, इनइक्विटी का प्रॉब्लम, इनजस्टिस, फेयरनेस नहीं रहेगा। गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से या फिर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखिए जीएस पेपर 2 से, तो जो गवर्नमेंट है उसको बेटर गवर्नेंस के जरिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोवाइड करना जरूरी है, जैसे एक्सेस टू क्रेडिट, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से देखिए तो बेटर प्लानिंग करना, बेटर आपका रिसोर्स को मोबिलाइज करना, ये सभी पर्सपेक्टिव से हम इसको देख सकते हैं। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव भी इसमें आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, देश का जो सिक्योरिटी है वो ब्रीच होगा। ओके, जो देश है उसमें इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग जब खाली बैठे रहेंगे तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो उससे क्या है, देश के अंदर तनाव जो है वो बढ़ेगा। ओके, तो ये आपका इंसर्जेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज हो, ओके, ये सभी चीजें क्यों बढ़ती है, या फिर जो रायोट है या फिर कम्युनल क्लैश है, ये बढ़ने का यही एक रीजन है कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो बेटर नहीं है, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, और उसके वजह से लोग जो है एक जो आपका अच्छा बेटर लिविंग कंडीशंस होना चाहिए वो उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लोग फ्रस्ट्रेशन में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, वो सभी चीजें हमें देखनी जरूरी है फ्रॉम सोशल एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड में क्या करना है, हमें जॉब क्रिएट में ज्यादा ध्यान देना है और जो इनकम क्रिएशन है उसको बढ़ाना है। ओके, और इमीडिएट डिमांड साइड को स्टिमुलस देना है कि डिमांड जो है मार्केट में वो बढ़ी रहे। जब डिमांड बढ़ते रहेगा तभी क्या है, आपका जॉब क्रिएट होगा, क्योंकि जब डिमांड बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर्स है वो प्रोड्यूस करना चाहेंगे, और जब प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो उन्हें लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना होगा, वर्कर्स को लेना होगा। ओके, ताकि बल्क में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जा सके। फिर रिजॉल्व करना है माइनिंग सेक्टर में जो भी बॉटलनेक्स है, ताकि हम जो अपना देश का जो एनर्जी है, पावर है, उसको और बढ़ा सके। ओके, अभी ऐसा है कि जितना हमें चाहिए उतना रिक्वायर्ड लेवल पे नहीं है, इसीलिए हम पावर शॉर्टेजेस, आउटरेजेस ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी जरूरी है, जैसे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्किल देना हो, ताकि लोगों की प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाई जा सके और लोगों को जॉब रेडी बनाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है, अगर इसमें देखिए तो फोकस करना है किसमें, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ में। तो अभी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ मतलब आपका किसी भी तरीके से हम ग्रोथ दे दें। ओके, अभी ऐसा है कि कोई अगर आपके गुजर बसर करने के हिसाब से अगर चल रहा है तो उसको हम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते, या फिर डिसेंट वर्किंग कंडीशन जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए हमारे देश में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, किसी भी आपके रीजन का हो, सभी को आपका सम्मान जो पूर्वक है या फिर जो डिग्निफाइड जॉब है वो देनी जरूरी है, और वो भी विथ बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज। ओके, ताकि वो अपनी पूरी जो फैमिली है अपने आप को चला सके और एक स्टैंडर्ड लिविंग ले सके। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है डेट सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो डेट क्या होता है, उधार। ओके, तो जो उधार है अभी आप देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट इसमें उधार आप देख सकते हैं। तो अभी स्टेट्स जो है, ओके, वो उधार लेती क्यों है, तो अभी ध्यान रखिएगा, स्टेट के पास बहुत सारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर 7 शेड्यूल। तो 7 शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ पावर किया गया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 में। तो लिस्ट 1 सेंटर के पास है, लिस्ट 2 स्टेट के पास है। तो स्टेट के पास बहुत सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स जो है वो हम देख सकते हैं, जैसे आपका हेल्थ हो, ओके, या फिर आप एजुकेशन हो। तो ऐसे एजुकेशन तो आपके कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब सेंटर स्टेट दोनों काम कर सकती है, लेकिन जो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट के पास है। तो स्टेट के पास एजुकेशन, हेल्थ हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस हो,
ओके या फिर आपके लोकल एरिया डेवलपमेंट हो, इन सभी चीजों के लिए स्टेट को बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है और स्टेट का जो कमाई है वो काफी कम है। तो इसीलिए स्टेट क्या करती है, अपने जो लोगों की प्रायोरिटी है, स्टेट का जो प्रायोरिटी है उसको पूरा करने के लिए उनको लोन लेना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो स्टेट की कमाई होती है उससे उनका खर्चा और ज्यादा होता है। खर्चा जब ज्यादा होता है उसको फिलअप करने के लिए उनको क्या होता है, लोन लेना पड़ता है। फिर उस लोन को सर्विस भी करना पड़ता है। सर्विस मतलब उसका इंटरेस्ट दो, प्रिंसिपल चुकाओ। तो उस हिसाब से क्या होता है, डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट हम बर्डन देख सकते हैं। तो मुझे जितना तक ध्यान है, आपका एक लॉ है ना, FRBM, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको 2003 में पास किया गया था ताकि फिजिकल डिसिप्लिन को रखा जा सके। ओके और जो स्टेट है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा सके। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो रीअकरिंग एक्सपेंडिचर्स है, ओके, लाइक सैलरी हो गया या फिर सब्सिडाइज फूड ग्रेन हो गए या फिर सब्सिडाइज कोई भी चीजें जो है वो आपकी रेवेन्यू में आती है। तो उससे लोगों का क्या है, आपका लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं होता है, शॉर्ट टर्म में बस उनको ये मेजर्स दिया जाता है। तो इसीलिए FRBM एक्ट कहता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कमाना है और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल्स बना दी, स्किल सेंटर्स बना दिए गए, आपकी ऑडिटोरियम बना दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर दिया गया, जैसे रोडवे हो, रेलवे हो, विलेज रोड हो। तो उससे क्या होता है, लोगों का कैपेसिटी बढ़ता है और जब कैपेसिटी बढ़ता है तो लोग क्या कर सकते हैं, आपकी जो खुद से ज्यादा कमा सकते हैं। तब क्या है, स्टेट को ज्यादा लोन नहीं लेना पड़ेगा और जो लोन स्टेट लेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जैसे रास्ता बना दिया, तो रास्ता बना दिया तो क्या हुआ, उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। जैसे इंडस्ट्री लग गया तो इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को क्या होगा, इनकम टैक्स मिलेगा, उससे जो सामान बिकेगा उससे उनको GST मिलेगा, तो उससे कमाई बढ़ेगी और जो डेट है उसको बेटर सर्विस कर पाएंगे। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंट स्टेट में जो आपकी लोगों का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वही पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए स्टेट क्या कर रही है, बहुत ज्यादा उनको बोरो करना पड़ रहा है फॉर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो इसमें आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का 54% है। 54% किसके हिसाब से, GSDP के तुलना में। GSDP का कितना परसेंट वो डेट लेते हैं, 54%। फिर इसमें आप देख सकते हैं 47% लिया जाता है बाय नागालैंड, ओके, देन 45% बाय पंजाब। तो इसमें कम में आप देख सकते हैं गुजरात को, उड़ीसा को और महाराष्ट्र को, ओके। और इनका क्या है, आपका जो देश के अंदर जो इनका राज्य के अंदर जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा है। तो इसीलिए क्या है, हम अभी जो FRBM के हिसाब से क्या है कि GSDP का सिर्फ 25% ही डेट लेना है। तो वो एक जो वन साइड फिट ऑल अप्रोच अपना रहे हैं वो सभी स्टेट्स के लिए क्या है, एप्लीकेबल नहीं हो सकती है, या फिर अगर एप्लीकेबल किया जाता है तो उससे क्या है, स्टेट के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि उनको जो खर्च करने हैं अगर उन्होंने वो नहीं किया तो उनका जो पॉलिटिकल मैंडेट है वो आपका क्या होगा, बरकरार नहीं रहेगा, ओके। तो वो सभी प्रॉब्लम हम इसमें देख सकते हैं। तो ऐसे जो जैसे महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट है उनके लिए लोन को चुकाना काफी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लाइक पोर स्टेट है, ओके, फिजिकली पोर जो स्टेट है लाइक नागालैंड, उनके लिए क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, सेंटर को आपका जो सेंटर का जो आपका क्या कह सकते हैं, फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको आर्टिकल 280 के तहत बनाया जाता है, ओके। तो उसका जो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन है उसको बढ़ाना, या फिर जो आपकी डेट सस्टेनेबिलिटी है, मैनेजमेंट है, उसमें वो और बेटर अप्रोच लेके स्टेट्स को गाइड कर सकते हैं। तो वो चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो ध्यान रखिएगा, फाइनेंस कमीशन क्या है क्या नहीं है, ये सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो जो इंटरस्टेट वेरिएशंस है वो मैंने आपको बताया। फिर इंपैक्ट क्या है एक्सटर्नल फैक्टर्स का, वो हमने देखा। फिर मल्टी पैरामीटर असेसमेंट करना जरूरी है। मल्टी पैरामीटर असेसमेंट मतलब क्या, एक स्टेट किस चीजों में ज्यादा खर्चा कर रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है या आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो किस वजह से क्या है, जो डेट है वो बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ रहा है तो वो अनसस्टेनेबल रहेगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से अगर बढ़ रहा है तो जो लोन है वो पॉजिटिव रहेगा। तो लोन लेना अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन लोन का अमाउंट जो है वो किस में खर्चा हो रहा है वो मैटर करता है, ओके। तो बाकी इसमें अगर देखें हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे मैंने पुराना आर्टिकल, अभी जो पहला आर्टिकल बताया, उसी तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं, ओके। तो चैलेंजेस क्या है, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, बिहार और महाराष्ट्र का अगर हम तुलना करें तो बिहार जो लोन लेती है वो नहीं चुका पाती है, ओके। फाइनली फिर सेंटर से उनको ग्रांट लेना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे जो स्टेट है वो अपने जो डेट है उसको चुका सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो कमाई है, अर्निंग है,
ओके, वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर हाई इंटरेस्ट बर्डन पे करना पड़ता है पंजाब जैसे स्टेट को, क्योंकि वहां पे वेलफेयर या फिर जो आपका स्पेंडिंग है, रेवेन्यू स्पेंडिंग हो या फिर कैपिटल, दोनों ही ज़्यादा है। तो पंजाब जैसे स्टेट क्या कर सकते हैं, जो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको कम करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना बढ़ाएंगे उनका ग्रोथ भी बढ़ेगा और गवर्नमेंट का इनकम जो है वो भी बढ़ेगा। ओके, तो ये सभी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी चीजों को बहुत सारी आर्टिकल हमने इसमें आपकी इंक्लूड किया है, जैसे 130th अमेंडमेंट एक्ट जो काफ़ी चर्चे में है और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म में है, तो इसको भी हमने काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें मेंशन किया है। जो मैंने बताया आपको सोशल, पॉलिटिकल, लीगल डिफरेंट डायमेंशन से देखने का, वो आप इसमें देख सकते हैं। फिर पेरिस क्लाइमेट जो एग्रीमेंट था 2015 का, तो उससे लेके अभी तक का जो आपका नेक्स्ट कॉप होने वाला है बेलेम इन ब्राजील, तो उसका क्या आपका इसमें मतलब चेंजेस आया है, वो सभी चीजें हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते रहेंगे। तो ये आर्टिकल का इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया गया है। तो समय कम है, ये बहुत 4-5 घंटे चला जाएगा। ओके, पूरा डिस्कस करने बैठे तो बाकी चीजें हम क्लास में अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं विथ लॉट ऑफ डिस्कशंस। ओके, फिर फेडरलिज्म एंड फंड का जो इशू है, तो अभी जो हमने देखा ना थोड़ी पहले फिजिकल फेडरलिज्म को लेके, तो उससे ये मिलता जुलता आर्टिकल है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो आर्टिकल्स है उसको देख सकते हैं। सभी आर्टिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है। मार्जिन पीएसयू बैंक्स, ओके, तो जो आपका बैंक मार्जिन का है, जो स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो उसका क्या मुद्दा है, क्यों मार्ज किया जा रहा है, क्यों इनएफिशिएंट है, तो ऐसे चीजें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो हम बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। लेकिन देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को डिफरेंट रीजन के साथ कंक्लूड करना जरूरी है। जैसे यूएसए के साथ हाल ही में डिस्कशन चल रहा है, न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रहा है, और फाइनली कंक्लूड हमने किसके साथ किया है, इंग्लैंड के साथ। तो वो सभी चीजें हमें देखनी जरूरी रहती है। फिर फिस्कल फेडरलिज्म या फिर फिस्कल पॉलिसी के बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आईआर के पर्सपेक्टिव से, विथ काबुल बी मॉरल एंड रियलिस्टिक। तो जो अफगानिस्तान है उसके साथ हमें क्या करना है, अपना जो रिलेशन है उसको मॉरल रखना है और रियलिस्टिक रखना है। ये आर्टिकल शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें भी सभी चीजें जो है एक्सप्लेन हमने किया है। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं, मतलब ये जो पीडीएफ है उसमें एक्सप्लेन्ड है। पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा टाइम आपको लगेगा। ओके, तो इसीलिए मैं आपको 2-3 आर्टिकल समझा रहा हूं, ताकि आप चीजों को ये ग्राफ ले सके कि हमें पढ़ना किस तरीके से है। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर से इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि 1-2 आर्टिकल आपको समझाए और बाकी चीजें आपको दिखाए कि आप किस तरीके से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का डिस्कशन समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।